नमस्कार दोस्तों आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है तूफान। यह अलका पाठक जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। एक तूफान था जो जिंदगी में अचानक ही चला आया था। मन में कैसी बेचैनी, छटपटाहट और हैरानी थी। क्या करें कुसुम जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कभी नहीं सुना। संसार में आदमी की इज्जत ही तो हर चीज से बढ़कर होती है, वह कैसे अपनी इज्जत जाने दे। कुसुम जी हैरान और दुखी हैं। इसके अलावा ऐसे में कोई कर भी क्या सकता है। बात शुरू से बताती हूँ। दरअसल कुसुम जी एक संपन्न और सुखी घराने की बहू हैं। घर में सास ससुर हैं, पति हैं, 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। उनके घर में ना रुपए पैसे का अभाव है, ना सुख शांति का अभाव। दूसरे घरों में आए दिन झगड़े फसाद होते रहते हैं, मगर कुसुम जी की छोटी सी गृहस्थी इन सब से बची हुई है। कुसुम जी के पति क्रोधी नहीं हैं, सास भी झगड़ालू नहीं है, सब प्रेम भाव से रहते हैं। घर में कोई मेहमान आ जाए तो भारी नहीं पड़ती, 2 वक्त का भोजन उसे भी कराया जा सकता है। कोई नाते रिश्तेदार हो तो चलते समय छोटा मोटा उपहार यानी कोई बड़ा कपड़ा या 11-21 रुपए देने से भी घर का बजट नहीं गड़बड़ाता। अतिथि बोझ ना हो, सिर पर कर्ज ना हो, घर में सुख शांति हो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। कुसुम जी छम छम करती अपने आंगन में घूमती फिरती हैं और रसोई, दालान, बैठक आदि सब जगह की व्यवस्था स्वयं देखती रहती हैं। रसोई के लिए महाराजिन है और बर्तन साफ करने के लिए महरी। बाजार का काम देखने को घर में कई नौकर चाकर भी हैं। सास सुशील सुंदर बहू पाकर घर की जिम्मेदारी उसे सौंप चुकी है और आराम से जिंदगी के बाकी दिन गुजार रही है। ऐसे में क्या तूफान खड़ा हो सकता है। क्या पति इधर उधर ताक झाक करता है? अजी नहीं, वह तो रहट का बैल है। बेचारा कंधे पर गृहस्थी का जुआ लेकर उसी धुरी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उस गरीब को तो घर की दाल रोटी के अलावा कभी बाजार की चाट पकौड़ी की चाहत तक नहीं हुई। हुआ यह कि कुसुम जी के घर एक मेहमान आए। वह अक्सर आते ही रहते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। वह ठाठ से 2-3 दिन रहे। जिस काम से आए थे वह काम निपटाया और फिर शहर भी घूम आए। उस दिन वह सुबह सवेरे चलने को तैयार हुए। अटैची बंद की, बिस्तर बांधने लगे। आधा बिस्तर बिस्तर बंद में जमा चुके तो मालूम पड़ा कि उनका कंबल नहीं है। उन्होंने फिर से देखा, जांचा। वह मेहमानों के जिस कमरे में टिके हुए थे उसमें उनके अलावा कोई नहीं ठहरा था। अपनी चारपाई देखी, नीचे झाँक कर देखा कि शायद चारपाई के नीचे गिर गया हो, लेकिन कंबल वहां भी नहीं था। वह अपने सब कपड़े सहेज कर पहले ही अटैची में बंद कर चुके थे। कोई और जगह ऐसी नहीं थी जहां कंबल के पड़े होने की संभावना होती। मेहमान को घर के मालिक से कहने में संकोच हो आया। क्या एक तुच्छ कंबल की बात इतने बड़े और इज्जत वाले आदमी से कहना उचित होगा। वैसे कंबल पुराना नहीं था, यात्रा के लिए ही खरीदा गया था। रुपए भी पूरे 300 खर्च हो गए थे। ऐसे में उस नए कंबल को संकोच के मारे छोड़ जाने के लिए भी दिल नहीं मानता था। मेहमान ने झिझकते हुए कुसुम जी के बच्चे शरद से पूछ लिया, बेटा यहाँ हमारा कंबल पड़ा था, अब मिल नहीं रहा है। शरद ने इधर उधर नजर दौड़ाई, कंबल कहीं न पाया तो जाकर माँ से कहा। उस वक्त कुसुम जी रसोई में महाराजिन को निर्देश दे रही थी। शरद की बात सुनकर तुरंत मेहमान के पास दौड़ी आई। उन्होंने देखा कंबल नहीं था। घर का कोई भी सदस्य मेहमान के कमरे में नहीं आता था, इसलिए किसी का वहां आकर मेहमान का कंबल ले जाना समझ में नहीं आ रहा था। कुसुम जी ने यूं ही दिल की तसल्ली के लिए घर के बिस्तर उलट पुलट डाले। हालांकि उन्हें यह यकीन तो पहले से ही था कि घर का कोई भी सदस्य कंबल नहीं उठा सकता, पर मेहमान और अपनी तसल्ली के लिए उसे ढूंढना तो था ही। पर मन ही मन कुसुम जी बड़ी झेप महसूस कर रही थी। मेहमान के सामने हेठी हो गई। क्या सोचेगा भला आदमी, कैसे लोग हैं, बिस्तर में से कंबल ही गायब कर दिया। कौन कर सकता है ऐसा गलत काम। सास ससुर को ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं। वे तो लाखों का व्यापार और घर बार सब बेटे बहू को सौंप चुके हैं। भला वे कैसे मेहमान का एक कंबल ले लेंगे, ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता। और बच्चे
वे स्वयं अपना तो कोई काम करते नहीं, फिर मेहमान के कमरे में जाकर उनका बिस्तर क्यों ठीक करेंगे? और फिर जहाँ तक कंबल का सवाल है, वे उसका करेंगे क्या? उन्हें किसी चीज़ की कमी है जो वे चोरी करेंगे? रही किसी के मजाक करने की बात, तो उनके बड़ों से मजाक करने का सवाल ही नहीं उठता। कुसुम जी दिल ही दिल में सवाल करती रहीं, सारी संभावनाओं पर विचार करती रहीं, पर उससे कुछ हासिल ना हुआ। कंबल तो ना मिलना था, ना मिला। कुसुम जी का मन जैसे कोई भंवर बन गया था, जिसमें सब कुछ गोल मोल घूम रहा था। महाराजिन, वह तो चौके के अलावा किसी कमरे में जाती भी नहीं। उसके अलग थलग बने मेहमानों के कमरे में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। महरी, वह तो बर्तन मांजकर चौके से ही आंगन में होकर पिछवाड़े के दरवाजे से निकल जाती है। गरीब आदमी के ईमान पर शक करना नहीं चाहिए। फिर कंबल गया तो गया कहाँ? अब मेहमान से कहें भी तो क्या? कुसुम जी की परेशानी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मेहमान ने अपना सामान लाकर आंगन में रख दिया। वह कुसुम जी को नमस्कार करने के लिए उद्यत हुआ। वह बिना कंबल के जा रहा है या कंबल मिल गया है, यह जानने के लिए जैसे ही उन्होंने पूछा तो मेहमान ने झिझकते हुए कहा, नहीं भाभी जी, मिला तो नहीं, पर छोड़िए इस बात को। नहीं नहीं, अभी और देख लेते हैं, आप रुकिए तो। कुसुम जी ने पति को बुलवा लिया, इत्तला की कि मेहमान का कंबल नहीं मिल रहा है। वह भी सुनकर सन्न रह गए। इसका सीधा सा अर्थ है कि कंबल खो गया है, उनके घर में ही किसी ने चुरा लिया है। कुसुम जी ने बड़े अनुनय से मेहमान को रोका, अभी रुकिए आप, कंबल जाएगा कहाँ, ढूंढते हैं हम सब मिलकर। कुसुम जी, उनके पति, उनके बच्चे, सास ससुर सब मिलकर घर को उलट पलट करने लगे। सारी अलमारियां, घर के बिस्तर, ऊपर परस्ती, टांड, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां कंबल को न ढूंढा गया हो। कुसुम जी ने पहली बार गृहस्वामी को ऊंची आवाज में बोलते सुना, घर की कैसी देखभाल करती हो, घर में मेहमान का कंबल खो गया, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। कुसुम जी तो पहले से ही हैरान परेशान थी। पति की डांट खाकर उनका जी और छोटा हो गया। उनकी आंखों से आंसू टप टप टपकने लगे। साथ ही वह सब जगह कंबल तलाश करती रही। ऐसा लगता था जैसे घर में कोई भूचाल आ गया हो। दालान में बैठा मेहमान मन में पछताने लगा कि अच्छा होता कंबल खोने की बात बताए बिना ही वह चला जाता। क्यों शांत घर में सुबह सवेरे तूफान खड़ा कर दिया। इस दौरान गृहस्वामी का उग्र स्वर भी टुकड़ों कूड़ों में सुनने को मिल रहा था। मेहमान सोचने लगा, 300 रुपए अपने लिए वे कौन सी बड़ी रकम है जो इस कंबल के लिए जमीन आसमान एक किए हुए हैं। मेहमान ने उठकर फिर गृहस्वामी को आवाज दी, भाई साहब, आप कंबल के लिए परेशान ना हो, अब मैं चलता हूँ। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, आप 10 मिनट और रुकिए। मेहमान को जबरदस्ती रोककर गृहस्वामी बाहरी दरवाजे की तरफ लपक लिए। वह आधे घंटे बाद लौटे, हाथ में एक बड़ा सा कागज का पैकेट लिए। उन्होंने मेहमान के सामान पर पैकेट लाकर रखा और बोले, भाई साहब, इनकार न कीजिएगा, आपका कंबल हमारे यहाँ खोया है, इसकी शर्मिंदगी ही हमारे लिए काफ़ी है। मेहमान भी कनखियों से देखकर जान चुके थे कि पैकेट में नया कंबल है, जिसे गृहस्वामी अभी अभी बाजार से खरीद कर लाए हैं। थोड़ी बहुत नानकुर करने के बाद मेहमान कंबल सहित विदा हो लिए। मेहमान तो चले गए, पर कुसुम जी के लिए वह अपने पीछे एक तूफान छोड़ गए। मुसीबत तो टल गई थी, लेकिन कंबल के खोने का सवाल अब भी ज्यों का त्यों मुंह बाए खड़ा था। कोई आदमी ऐसा नहीं था जिस पर कुसुम जी शक करे। फिर कंबल गया तो गया कहाँ, किस पर संदेह करें, बिना सच्चाई जाने छोड़ भी कैसे दें। इसी उधेड़बुन में कुसुम जी उस रात सो नहीं सकी। सुबह उठी तो सिर भारी और आंखें लाल थी। इतना दुख कंबल खरीद कर देने का नहीं था जितना इस बात का था कि चोर घर में ही था, चोरी घर में हुई थी। कुसुम जी यह समझती थी कि घर में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, पर अचानक उनका यह विश्वास हिल गया था। किससे कहें कि ठीक उनकी नाक के नीचे एक चोर भी मौजूद है, जो आज कंबल चुरा सकता है तो कल घर की कोई और भी चीज चुरा सकता है। घर में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। कुसुम जी की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। इसी परेशानी के आलम में उनकी सहेली सविता ने परामर्श दिया कि कहीं पास में ही एक पहुंचे हुए ज्योतिषी बाबा हैं। वह बड़े तांत्रिक और सिद्ध पुरुष हैं। कैसा भी राज हो, बाबा को सब मालूम हो जाता है।
कुसुम जी का कभी किसी ज्योतिष या तांत्रिक से वास्ता नहीं पड़ा था, इसलिए उनके मन में उनके प्रति अविश्वास की कोई भावना नहीं थी। दरअसल उनके जीवन में ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा मोड़ आया ही नहीं था जिससे निकलने की कोई उम्मीद लेकर उन्हें किसी बाबा आदि की शरण में जाना पड़ता। सविता का परामर्श मानकर कुसुम जी तैयार हो गईं। उन्हें यह जानने की उत्सुकता अवश्य थी कि अगर सचमुच ज्योतिषी नाम की कोई विद्या है तो बाबा से जाकर पूछा जाए कि उनके अपने घर में आखिर कौन चोर हो गया। जाने कितने गली कूचों में से होकर कुसुम जी बाबा के पास पहुंची। भगवा वस्त्र, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, बंद आंखें और तेजस्वी मूर्ति। सविता ने उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया और चोर का नाम जानने की इच्छा प्रकट करते हुए बाबा के सामने फलों की टोकरी भेंट स्वरूप रख दी। बाबा ने उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया, किंतु शिष्य ने टोकरी उठाकर अंदर पहुंचा दी। बाबा ध्यानावस्थित हुए। कुसुम जी ने बड़ी आशा से उनकी ओर देखा, यह सोचकर कि वह पिछले दिनों जिस सवाल का उत्तर खोजते खोजते थक गई है, शायद उसका कोई उत्तर बाबा दे सकें। बाबा की पलकें धीरे धीरे खुली। उन्होंने सर्वज्ञ की भांति कुसुम जी पर एक दृष्टि डाली और गंभीर स्वर में घोषणा की, चोर घर में ही है। चोर तो घर में ही था, बाहर का कोई आदमी घर में आया ही नहीं था, पर सवाल यह था कि उनके अपने ही घर में चोर था कौन। बाबा ने कहा, यह तो घर में आकर ही बता सकेंगे कि चोर कौन है। हम चोर के मस्तक की लिखावट पढ़ सकते हैं। वारदात के मौके पर होंगे तो चोर से कंबल भी वहीं बरामद करा देंगे। कुसुम जी ने बाबा की बात मान ली। बाबा ने 2 दिन बाद आने का समय दिया। 2 दिन बाद बाबा को लेने के लिए कार भेजी गई। बाबा पधारे। उनके सामने घर के सब लोग चोर की तरह उपस्थित हुए। बड़े आडंबर और दल बल के संग आने वाले बाबा के स्वागत सत्कार के बाद चोर की पहचान का काम शुरू हुआ। बाबा ने घर के हर सदस्य को मेटल डिटेक्टर की तरह पैनी निगाहों से देखा, फिर सिर हिलाया। इनमें से कोई नहीं है। इनके अलावा घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? महाराजिन और महरी हैं, दोनों को बुलाओ। उन्हें बुलाया गया। वे दोनों गरीब और ईमानदार औरतें थीं। घर में बरसों से काम कर रही थी। आज तक कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई थी, लेकिन आज उनकी चोरों की तरह पेशी हो रही थी। अपमान के कारण उनके मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। उन्हें डर लग रहा था कि बाबा का क्या, चाहे जो कह दे, बाबा को कौन पकड़ता फिरेगा। सब में अपनी किरकिरी होगी। गई बात और लूटी इज्जत किस काम की। बाबा ने दोनों नौकरानियों की ओर देखा। महरी की ओर उनकी रौद्र दृष्टि पड़ी। उंगली से इंगित किया, यही है। बेचारी महरी के सिर पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। जिस पर घर के मालिक तक भरोसा करते आए थे, उस पर एक बाबा के कहने पर बिना सबूत चोर होने का इल्जाम लगाया जा रहा था। उसने बड़ी हसरत से मालिकों की ओर देखा, यह सोचकर कि शायद वे अभी कहेंगे कि नहीं, यह चोर नहीं हो सकती, यह तो बड़े भरोसे की औरत है। गरीब की तो इज्जत ही सब कुछ होती है। लेकिन नहीं, ना मालिक बोले, ना कोई और ही कुछ बोला। कुसुम जी ने कहा कि पुलिस को बुला लो। बाबा के अधरों पर विजय की मंद मंद मुस्कान नाच रही थी। मालिक ने अकड़े छड़ झपट कर महरी की चोटी पकड़ ली। हमेशा के मितभाषी मृदुभाषी पति के मुंह से झड़ती फूहड़ गालियों की बौछार से कुसुम जी भी अवाक रह गईं। उनको भी महरी से कोई सहानुभूति नहीं थी। जिस पर भरोसा किया वही चोर निकली। जाने कितनी देर तक महरी पिटती रही। मालिक का हाथ चाहे जहां पड़ता रहा। भरे पूरे घर के आंगन में निरीह औरत की पिटाई होती रही। बाबा की आवाज गूंजी, कंबल निकाल। महरू ने महसूस किया कि पिटने वाले का हाथ रुक गया है। कमजोर, थका, टूटा, सिसकता सिहरता स्वर निकला, कंबल तो नहीं है मेरे पास। कहाँ गया, कहाँ छिपा दिया? महरी चुप। बेच दिया? हाँ। पिटाई से अधमरी हो चुकी महरी के मुंह से एकाएक निकला। घर के सभी लोग सुनकर हैरत से बाबा की तरफ देखने लगे। कैसे त्रिकालदर्शी हैं बाबा, जिसे घर में इतने वर्षों तक काम करते देखकर हम नहीं पहचान सके। उसकी असलियत इतनी दूर बसे अनजान बाबा की नजरों में कैसे आई? कुसुम जी को ध्यान है कि उनके बाद सब ने मिलकर फैसला किया था कि महरी कंबल के 300 रुपए दे दे। 300 रुपए नकद न होने की हालत में महरी के कान की सोने की बालियां उतरवा ली गई थी। नौकरी से तो उसकी छुट्टी हो ही गई थी।
कुसुम जी के सीने से एक बोझ तो हट गया था। चलो, चोर तो पहचाना गया। घर में रहती तो न जाने और कितना नुकसान करती, पहले भी न जाने कितना नुकसान होता रहा है। वह तो विश्वास में मारी गई। खैर, जब जागे तभी सवेरा। इस परेशानी से निकलने के लिए बाबा की सेवा और भेंट आदि में 500 रुपये खर्च होने का कुसुम जी को कोई अफसोस नहीं था। अफसोस अपने विश्वास के छले जाने का था। आश्चर्य था तो बाबा के सर्वज्ञ होने का। वह कैसे जान गए कि असल चोर कौन था। कंबल की चोरी से घर में उठा यह तूफान थम गया था, पर आज हाथ में पकड़े पोस्ट कार्ड को लेकर कुसुम जी फिर तूफानों से घिरी हुई थी। अभी कुछ देर पहले डाकिया जो डाक दे गया था, उसी में यह पोस्ट कार्ड भी था। उसमें लिखा है, घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि कंबल तो मैं यहीं छोड़ गया था। आपको जो परेशानी हुई उसके लिए हृदय से क्षमा चाहता हूँ। आपका कंबल या तो किसी के हाथ भिजवा दूंगा और नहीं तो आने पर स्वयं लेता आऊंगा। कुसुम जी की आंखों के सामने यह पोस्ट कार्ड, कान की ये बालियां, बाबा का गंभीर चेहरा और मेहरी की कातर दृष्टि सब गड़बड़ हो रहे थे। मन मस्तिष्क में ऐसा तूफान आया था जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक पाखंडी बाबा के चक्कर में पड़कर उनके हाथों से कितना बड़ा अनर्थ हो गया था। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।